Hello and welcome to this special chat show or slash discussion show. With me is my favorite man, my friend, my colleague, Ritu Kumar. रितु कुमार एक ऐसा बंदा है जिसके संग मैंने काम किया हुआ है। रितु कुमार एक ऐसा बंदा है जिसके पास ज्ञान का भंडार है। और हम लोग की पहले सीढ़ियों पे बैठ के मीटिंग्स हुआ करती थी। अड्डा हुआ करता था जहां पे बैठ के बस इसको जो ना इसके गुब्बारे में जरा सा छेद करने की जरूरत है और फिर इसके पास से ज्ञान का वो धारा बहता है कि अगर कोई सुन ले तो सच में बहुत एनरिच होता है। और मैं बस यही चाहता था कि इसके पास से जो इतना सारा है, ये अपना वेबसाइट चला रहा है और उस पे कितना अच्छा अच्छा चीज आता है। एंड समटाइम्स देयर आर थिंग्स, छोटी छोटी चीजें हैं जो कभी कदा मिसिंग हो जाती है ना। तो हम मैं ये चाहता था कि वो चीजें बाहर निकल के आए। And Ritu is doing such a wonderful work, and I want him to come forward and share his wisdom, his knowledge with the rest of the world and you guys. तो रितु, आजकल जो है ना सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है CAA, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का चल रहा है। तो आज हम इस पे बात करेंगे रितु। और अब जो है ना सरकार इसको लागू भी कर रही है और इसको लेके अब विवाद भी शुरू हो रहे हैं। तो इसको हम इसको समझना चाहेंगे रितु। और सिंस यू हैव बीन स्टडिंग दिस थिंग। और हाँ, आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऋतु जो है आज तक की सबसे सक्सेसफुल शो विशेष की रीढ़ की हड्डी रहा है, स्तंभ रहा है। और उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है इन सब विषयों पे। तो ऋतु एक तरह से मैं कहूंगा, अथॉरिटी कहना तो गलत बात होगी, लेकिन बहुत कुछ जानता है। मैं ये एक बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो ऋतु, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे बात करना चाहेंगे और उसको समझना चाहेंगे पूरी तरह से। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे बात करने से पहले एक बहुत बड़ी चीज जो हमें समझने की जरूरत होती है, वो है सिटीजनशिप। कहने को तो बहुत है कि हम जो है ना कह देते हैं हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, आ गई सिटीजनशिप। लेकिन उसको समझना जो है, इट्स एक बहुत ही पेचीदा सा सब्जेक्ट चीज है ये। अमेरिका में कुछ और है इसके मायने, हमारे यहाँ कुछ और है। एक भारत में सिटीजनशिप का मतलब क्या है और कोई कैसे सिटीजन कैसे बन जाता है, एक भारत का नागरिक कैसे बनता है। अ, अमित सर को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी बातें मेरे बारे में कहने के लिए। हालांकि इतना डिजर्व मैं नहीं करता हूँ, आप जैसे सीनियर का बड़प्पन है जिससे नहीं। खुद भी सीखता रहा हूँ और प्रेरित भी होता रहा हूँ इन चीजों को करने के लिए और पढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ आने के लिए और इस तरीके की बातें कहने के लिए। अच्छी बातें हैं कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लागू होने के बाद बहुत सारी बातें हो रही हैं। और ठीक बात है कि इस बात पर हम आए, इसके अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करें उससे पहले बहुत मोटे मोटे चीजों में जाने कि नागरिकता होती क्या है, नागरिकता किसी को मिलती क्या है। खास करके भारत के संदर्भ की बात करते हैं, विदेशों में अलग अलग देशों में अपने अपने तरीके से उन लोगों ने लागू किया। जैसे अमेरिका की बात हुई है, दोहरी नागरिकता की है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता की बात है। जहां तक नागरिकता की बात है तो इसे ऐसे समझा जा सकता है कि किसी भी देश में वहां के निवासियों को मूल रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है, नागरिक और विदेशी। नागरिक वो होते हैं जिन्हें राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशियों को वो अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ये अधिकार नागरिकों को संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं और हासिल होते हैं। जैसे अगर भारत की बात करें तो यहाँ अनुच्छेद 15 यानी कि किसी भी व्यक्ति को जन्म, धर्म, उसके मूल वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 की बात, नौकरियों में समान अवसर और समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 19 की बात, भाषण की अभिव्यक्ति नागरिकों को हासिल है यहाँ। इसी तरीके से अनुच्छेद 20 की भी बात है, 29 की बात, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जो यहाँ के नागरिकों को अधिकार देता है वो विदेशियों को हासिल नहीं। इसके साथ ही कुछ संवैधानिक पद हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को ही बैठाया जा सकता है या उन्हें ही वो पद मिल सकता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। किसी भी संवैधानिक पद पर नियुक्ति की बात हो तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक ही उसके पात्र हैं।
इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो है कि भारत के अंदर होने वाले किसी भी चुनाव में सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक ही अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, यानी वोट डाल सकते हैं। ये अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो इस तरीके से नागरिकता की एक परिभाषा, एक कल्पना गढ़ी गई है देश में, और संविधान उस नागरिकता की बात करता है और उसके प्रावधान बताता है। हालांकि संविधान में नागरिकता की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, उसने इसके लिए संसद पर छोड़ा, और संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम कानून बनाया और उसमें एक प्रोविजन रखा जिसमें हम देश में जन्म के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर और भूमि अर्जन के आधार पर नागरिक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं और भारत की नागरिकता को हासिल कर सकते हैं। ऐसे समझे हम इसको कि जब हम आजाद हो रहे थे, जब लड़ाई आंदोलन चल रही थी, तो तब उस दौर में पाकिस्तान भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा हुआ करता था, तो तब उस तरीके की चीजें नहीं आई थी, अभी तो हम लड़ रहे थे। जब देश का बंटवारा हुआ, हमें आजादी मिली, तो पाकिस्तान बट गया। पाकिस्तान बट गया तो बहुत सारे लोग जाने लगे, आने लगे, सब कुछ होने लगा। इस बीच में हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो इस पर भी चर्चाएं चली कि नागरिकता की बात क्या होगी, नागरिकता कैसे किसी को रखी जाएगी और कैसे किसी को दी जाएगी और किसको माना जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से फिर वापस आ गए, फिर कहे कि फिर हमको नागरिकता चाहिए। रिफ्यूजीज थे। तो इस हाँ, वो गए कि हम जाएंगे, फिर कुछ दिन के बाद आ गए कि हमको आना उन है। तो इसमें एक चीजें आई कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता का एक प्रावधान रखा गया संविधान की तरफ से। हालांकि संविधान में इस पर कोई पूरी तरीके से कानून नहीं बनाया गया। ये एक संसद में संविधान के एक अनुच्छेद के द्वारा ही संसद को यह अधिकार दिया गया है, जब इसको लेके हुआ कि संसद इस पर समय समय पर नागरिकता पर कानून बनाएगी, जो संविधान के भाग 2 में है और जिसमें संविधान नागरिकता की बात करता है। वो अनुच्छेद 5 से 10 तक की बात करता है। 11 में, अनुच्छेद 11 के तहत उसको ये अधिकार देता है कि वो बनाए। ऋतु ऋतु यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जो कि मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। जैसे बोला कि यहाँ पे अगर जन्म लेता है तो वो नागरिक हम्म। हो जाता है, लेकिन यहाँ हम्म। पे जैसे यूएस में है कि यूएस में अगर हम्म। कोई विदेशी भी जाता है और वहां पे उसका बच्चा पैदा होता है, तो वो वहां का नागरिक, बच्चा जो होता है वो यूएस का नागरिक हो जाता है। मतलब लेकिन मेरी समझ में भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर किसी विदेशी का बच्चा पैदा होगा तो वो अपने आप भारतीय नहीं होगा। ऐसा है क्या? एक तो पहले ये है कि जो भी बच्चा पैदा होगा उसके माँ बाप की नागरिकता क्या है। अगर वो भारत के नागरिक रहे तो उनको नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, या उनका उसका डोमिसाइल यहाँ पे रहा हो किसी तरीके का, उस पेपर को देकर वो नागरिकता ले सकता है। और दूसरी बात है कि अगर कोई विदेशी भारत में रहता है और वो यहाँ पर फॉर टाइम पीरियड के लिए रहता है, नौकरी के लिए आया हुआ है, और वो अपने मूल नागरिकता का त्याग नहीं किया है, तो वो यहाँ का नागरिक नहीं हो सकता और उसका बच्चा भी यहाँ का नागरिक नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि उसको अपने देश की नागरिकता को त्यागना होगा। फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नागरिकता में एनसीआर जिस बात की होगी, जिसपे हम लोग चर्चा भी करेंगे, उसके लिए पंजीकरण कराने के लिए उसको आवेदन देना होगा अधिकारी को, सक्षम अधिकारी को। जब उसके नाम उस रजिस्टर में लिख लिए जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे, फिर उसे नागरिकता का एक ड्यू प्रोसीजर से उसको देना होगा। इसमें अलग अलग पहलू पर आएंगे कि उसके पहले उसे कुछ साल रहना भी पड़ेगा यहाँ, वो उतने साल यहाँ रहता है कि नहीं उस टाइम फ्रेम में, उस टाइम पीरियड के लिए, तब जाके उसको नागरिकता का प्रावधान उसको दिया जाएगा और नागरिक हाँ। उसको तो बनाया। यहाँ पे एक ये बात हो गई, एक बात क्लियर हो गई कि जैसे 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 मैंने अमेरिका का एग्जांपल लिया था, तो अमेरिका में जैसे कोई भी अगर काम करने भी गया है वहां पे, H1 मतलब भी वीजा पे अगर गया हुआ है, तो वहां पे अगर उनके बच्चे पैदा होते हैं तो दे बिकम द सिटीजन्स ऑफ अमेरिका। बट हियर इन इंडिया दिस इट डजंट अप्लाई इन इंडिया। हाँ, यहाँ ये पे नहीं अगर हमारे कोई, यहाँ। अगर कोई विदेशी अगर यहाँ पे काम करे, अगर एक्सपर्ट्स है, अगर काम करने आए हैं यहाँ पे, तो अगर उनके अगर बच्चे पैदा होते हैं तो दे डू नॉट बिकम सिटीजन्स ऑफ इंडिया। दे विल नहीं, बी, ऐसे ऐसे नहीं, नहीं। ऐसे हाँ, ऐसे नहीं दे होता। हैव टू हाँ। फॉलो द ड्यू अ, प्रोसीजर जो हमारे संविधान के हिसाब से, हाँ, जो हमारे अलग संविधान अलग के साथ। चीजों में है। हाँ, हाँ, इवन हाँ, इवन हाँ। इसमें एक चीज हम जोड़ना चाहेंगे कि हमारे यहाँ के भी जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं
और वहां उनका कोई बच्चा पैदा, हम्म, तो फिर यहाँ पे कि वो कैसे भारत के नागरिक, उनके बच्चों को कैसे भारत का नागरिक बनाया जाए। इसके लिए भी प्रावधान किया गया कि वहां भी जो काउंसिल है वहां पे उनको अपने बच्चे के से जुड़े हुए सर्टिफिकेट्स उनको देने पड़ेंगे। और उनमें से जो बाहर विदेश में रह रहे हैं इंडियन, जो वाईसी की बात होती है, ओसीआई की, वो भारत के नागरिक होने चाहिए, या उनके माता पिता जो पहले से थे वो 1935 के अधिनियम के तहत भारत के नागरिक होने चाहिए, तब उनके बच्चे वहां होते हैं। वो वहां पे ले जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तब उनको एक सीमित नागरिकता का प्रावधान किया जाए। अच्छा अच्छा, हम लोग जो है ना, अगर नागरिकता का ये हो गया, जैसा आपने बताया कि ये संविधान में इसके लिए पूरी एक पूरा एक हम्म, दिए रखा है कि सरकार जो है, सरकार को हक है कि समय हम्म, समय पर नागरिकता हम्म, को लेके हम्म, जो है ना हम्म, कानून बनाए। हम्म, ठीक हम्म, है। हम्म, हम्म, तो हम्म, अब सरकार ने एक कानून जैसा बनाया 2019 में, हम्म, ये एक हम्म, कानून बनाया। हम्म, ठीक है। हम्म, 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 तो अब ये जो कानून है, हम्म, संशोधन है, बेसिकली ये इसमें हम्म, संशोधन है, हम्म, जैसे इसमें है। तो इसमें क्या क्या कानून था और उसमें क्या संशोधन लाए गए, अमेंडमेंट एक्ट जिसे इसे बोला अब ये एक अच्छी बात है कि हमारा संविधान जिसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया, नागरिक उसके तहत जो नागरिकता अब तक जो देश में दी जाती थी वो मूल रूप से दो तरीके से। एक तो वो थी कि 1935 के अधिनियम के तहत, जो भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों के दौर में 1935 में आया था, उसके तहत जो लोग जो बाद में पैदा हुए उनके माता पिता भारत के नागरिक हों, या वो प्रावधान, उसके प्रावधान भारत पर लागू हो। है? दूसरा प्रावधान ये था कि जो बाद में जन्म लिए हुए हैं उनके कोई ना कोई पूर्वज, या यहाँ से जो बाहर चले गए या पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए, उनके पूर्वज 1935 के अधिनियम के तहत भारत के नागरिक के, उस दौर में भारत के नागरिक रहे हो, उनका यहाँ पे मकान, घर या इस तरीके का कोई चीज रहा। दूसरी बात जो देने की थी कि संविधान लागू होने तक, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस समय तक भारत में रहने वाले लोगों को, जिनका यहाँ पे घर रहा हो, जिनका यहाँ पे नागरिक रहा हो, उनको नागरिकता देने का प्रावधान करता था। बाकी जो विदेशी आते थे, वो जो उनको क्राइटेरिया था कि 11 साल उनको भारत में रहना है, उसके पहले उनको 12 महीने देश में रहना है, फिर उनको 14 साल में 11 साल उनको भारत में रहना है, बट ये दैट्स बातें अ हम कर रहे सेपरेट, हैं। बट दैट्स अ सेपरेट थिंग हाँ, ना। नहीं, दोनों चीजें जुड़ी हुई है, ये जानने के बाद इससे ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि आ क्या बदलाव, क्या अच्छा। बदलाव क्या हो रहा है। तो खैर, उस अधिनियम से अब जो चीजें थी इसमें, उसी नागरिकता अधिनियम 1955 में एक चीज था कि अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने से रोकता है। अब अवैध प्रवासी किसको कहा गया? जो बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में आए हैं इलीगल तरीके से और रह रहे हैं। अब बात आती है, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान बनने के बाद, बांग्लादेश बनने के बाद, या मूल रूप से इन से अफगानिस्तान से, खास करके पाकिस्तान बांग्लादेश से, जो वहां के अल्पसंख्यक कहा गया कि मुस्लिम बहुत देश है, अल्पसंख्यक लोग जिसे हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, जिनको वहां पे लगा कि अत्याचार का सामना करना पड़ा, जो भी उनके कंडीशन रहे हो या उनकी इच्छाएं हो कि अपने मूल की तरफ लौटे, जो कुछ भी है, वो आ गए। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जो उनको जितना टाइम फ्रेम दिया गया था किसी वीजा को लेके, वो उससे भी ज्यादा दिनों से यहाँ रह रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे नागरिकता की बात की, लेकिन वो डॉक्यूमेंट सपोर्टिव्स नहीं प्रोवाइड करा रहे थे। तो ऐसे लोगों को 1955 की नागरिकता अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी घोषित, अवैध प्रवासी माना जाता है, और ये इनको ब्रेक करता है, कि इनको रोकता है कि इनको नागरिकता नहीं दी जा सकती है। अब जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ है, इसके सबसे मुख्य यही है कि बांग्लादेश, मूल रूप से तीन ही कंट्री को इसमें शामिल किया गया, जिसके बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम, इस पर भी बाद में चर्चा होंगी, गैर मुस्लिम 6 जाति, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, जो ये 31 दिसंबर 2014 से पहले तक भारत में आ चुके हैं, उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, क्योंकि यही अवैध प्रवासी के कारण नागरिकता रोकने का प्रावधान
नागरिकता अधिनियम 1955 में है, जिसको हटाया गया है या एक तरह से संशोधित किया गया है कि अब इन्हें अवैध, इसका मतलब हो गया कि उनको पासपोर्ट, जो एक्ट था जारी हमारा, कर दे। हाँ। जो फॉरेन एक्ट था कि वो किसी पासपोर्ट के थ्रू आए, वैध वैध दस्तावेज यही होते हैं, या विदेशियों के लिए जो कानून अलग से ये बनता है, उनसे उनको छूट दी जाएगी। और वो यहाँ पे, और इसके साथ एक चीज और था कि पहले जहां हम 11 साल रहने का एक नियम था कि प्री प्री आपको रिक्विजिट नागरिकता था। प्राप्त करने के लिए एक। कुल 14 साल था, जिसमें आपको 11 साल उसमें देश में रहना था, उसको घटाकर हम्म। 5 साल कर दिया गया। तो यानी कि इन 3 देशों से गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जो है, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, हम्म। बुद्ध, ये अगर इनमें से कोई भी आई, ये लोग 31 दिसंबर के पहले भारत में आए हैं और 5 साल पहले से रह रहे हैं, हम्म। तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। वो अपना नागरिकता रजिस्टर में अपना नाम दाखिल करा के और अपने इसको लेके, और उनके साथ कोई भी, सबसे बड़ी जो बात लगाइएगी, बिना किसी वैध दस्तावेज के आए उनको भी कंसीडर किया जाएगा और नागरिकता प्रदान की अच्छा जाएगी। ये अच्छा है अच्छा। इसका सबसे। अच्छा सर, इसमें जी। एक चीज जो है, 1955 का ये कानून था जिसको 2019 में जाके इसमें अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है ना। तो एक काफी लंबा चौड़ा जो है ना, इसके बीच में कई 70-75 साल का इसमें एक गैप है, ठीक है। और हाँ, नहीं, इसमें जो अच्छा, एक चीज इसमें और है, ऐसा नहीं है कि इसमें संशोधन नहीं होते रहे। ये अच्छा। 1955 के अधिनियम में ऐसा नहीं है कि संशोधन नहीं होते रहे। इसमें 1986 में भी संशोधन हुआ है, 1992 में भी संशोधन हुआ है, 2003 में भी संशोधन हुआ है, और 2005 में भी संशोधन हुआ है। लेकिन उस संशोधन में कुछ प्लस माइनस कुछ क्लॉजेस जोड़ते जाते रहे। इस तरीके का बड़े पैमाने पर बाइफरकेट करके नहीं हुआ। जिससे एनआरसी की बात करते हैं, वो 2003 में ही एक संशोधन हुआ था कि फिर से इसको अपडेट किया जाए और लोगों को जोड़ा जाए। ये नागरिकता अधिनियम 1955 में उसी के तहत दोबारा नागरिक एनआरसी लाने की बात हुई, उसी संशोधन के तहत जो उसमें किया गया था 2003 में। उसमें संशोधन, तो कुछ कुछ नागरिकता देने के लिए संशोधन होते रहे हैं, इसमें 4-5 संशोधन अब तक हुए हैं, लेकिन कोई इससे बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है नागरिकता में, जिस तरीके का बदलाव अब आ रहा है और इस बार जो हुआ है अच्छा ऋतु, मैं एक चीज 2019। समझना चाहूंगा, एकदम एकदम जो है ना, एकदम लेमैन की तरह मैं समझना चाहूंगा। जैसे आपने बोला कि वो 1900 मतलब करीब 1950-52 का वो कानून था। और उसमें कई बार संशोधन भी हुए, 1986, 2003, और ऐसा आपने बताया कई संशोधन हाँ, हाँ, हुए। हाँ। लेकिन जो ना हम्म, हमारे यहाँ जो हमारा माइग्रेशन का जो पूरा इतिहास है, अगर हम हम्म, पूरे उससे उससे देखना चाहे, आजादी के बाद से देखना जाए, तो काफी बड़ा हुआ है, हम्म, ठीक है। हम्म, हमारे हमारे पाकिस्तान से भी बहुत सारी उसमें जनसंख्या में लोग आए, ठीक है ना। हम्म, और हम्म, बांग्लादेश से भी आए, ठीक है। हम्म, और हम्म, उस वक्त जो था, जब आए और यहाँ पे हम्म, सेटल हुए, हम्म, ठीक है। तो हम्म, और उस वक्त जो है ना, उनके पास कुछ पेपर्स नहीं थे। हम्म, मैं उनके रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं केवल वो कर रहा हूँ, हम्म, ठीक है। हम्म, उनके पास कुछ पेपर्स नहीं थे। नाउ अब हम्म, जो है, अगर एनआरसी होती है, हम्म, ठीक है, और उसे बोला जाता है कि हम्म, आप जो है ना, अपना अपना वो पूरा जो पास्ट रिकॉर्ड है वो कीजिए, हम्म, हम्म, तो उसके लिए सरकार ने कुछ प्रबंध किया है कि कुछ वो उनके पास वो है कि इफ दे डू नॉट हैव पेपर्स, देन हम्म। वे विल दे गो। ये जो लोग आए हैं, ये बड़ी अच्छी सवाल है क्या है। इन सरकार का ये कहना है कि हमने इसलिए ही इसमें से वैध दस्तावेज की बात को हटा दिया है कि अगर आपके पास वैध दस्तावेज नहीं है, फिर भी आप 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं और 5 सालों तक रहे, तो आप नागरिकता के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, भारतीय नागरिकता के लिए। और आप ये एफिडेविट देकर किसी सक्षम अधिकारी के पास जाकर और उनकी बातों से कर कि अपने रहने का, कि हम 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, उसका प्रूफ देकर आप नागरिकता हासिल करने के अधिकारी हो जाते हैं और इस आधार पर आपको नागरिकता दी जाए। ये नहीं नहीं, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट minorities other than Muslims. And what about यस। Muslim? What about Muslims?
कि यस, ये बहुत, इसमें दो तीन चीजें हैं। कानूनी पहलू हो, नैतिक पहलू हो, अपने जिसको इमोशनल टच भी बहुत चीजों का है, और इसको लेकर ही सबसे ज्यादा इस पर विवाद है, और इसे लेकर इवन संविधान तक पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मंशाओं पे बात कर रहे हैं। जहां तक सरकार की बात है, पहले सरकार से बात शुरू करते हैं। सरकार का ये कहना है कि जिस देशों से हमने गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत में लाकर नागरिकता देने की बात की, आने वालों की नागरिकता देने की बात की, वहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक में, तो उन पर अत्याचार का सवाल नहीं होता। हम इस आधार पर नागरिकता देने की बात करें, सरकार कह रही है कि ये जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक इन देशों में रहते हैं, इन पर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जैसे भी बहुत अत्याचार होते रहे हैं, और ये बहुत उसको सहते रहे हैं, तो अब ये आजाद होकर भारत में रह सकते हैं, नागरिकता ले सकते हैं। और उसका कहना है कि चूंकि ये मुस्लिम बहुल देश है, तो यहाँ पर इनके साथ कोई भेदभाव, अत्याचार नहीं होता है, तो इनको इससे, इस आधार पर अलग रख सरकार इनको अलग उसमें रख हाँ, शामिल नहीं कर रही। ये तो सरकार का मुझे ये चलिए सरकार का मान लिया जाता है। हालांकि इसमें भी हम्म, लोगों का मत है कि जैसे पाकिस्तान में हम्म, मुहाजिर करके जो है उनके ऊपर अत्याचार यस, होते हैं। मुहाजिर करके मुहाजिर है, अत्याचार हो आमदिया है, और भी अहमदिया लोग हैं, इन पर अत्याचार है। अत्याचार हो रहे हैं, ठीक। अत्याचार और उनकी खबरें हम्म, आती रहती हम्म, हैं। लेकिन चलिए, हम्म, ये मान लिया जाता है। और लेकिन जो दूसरा ये है कि जो सबसे बड़ा जो एक संवैधानिक जो सवाल लोग खड़ा करते हैं कि हमारे हम्म, यहाँ कोई भी कानून हम्म, बनाते वक्त हम्म, अगर वो हम्म, किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए नहीं बनाया जा हम्म, रहा है, तो हम्म, उसमें हम्म, धर्म को नहीं लाया जाता है। हम्म, तो इसके बारे में आप ये विशेषज्ञ ये से राय। ये बहुत बड़ा, ये जो जो मुस्लिम, विशेषकर मुस्लिम समुदाय की जी बात करें, तो ये बहुत बड़ा चीज है। और ये कहीं ना कहीं संविधान में कहीं भी, किसी भी आधार पर, या अब तक नागरिकता देने में, या नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भी कहीं भी धर्म का जिक्र नहीं किया गया है, और ये नहीं चर्चा हुई है कि धर्म का आधार देखते हुए, धर्म देखते हुए किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ये चीज है। पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक तरह से धर्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान करता है। ये विरोध करने वालों का भी कहना है, और जैसे कि एक्ट में भी है कि गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू इसमें बहुत एक और चीज जुड़ जाती है कि ये तो संविधान की बात हो गई, अब इसमें एक एनआरसी की बात आ जाती है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। हाँ, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बेसिक रूप से नागरिकों का एक पंजीकरण करने का एक रजिस्टर है, जिसका मूल मकसद ये है कि भारत के नागरिकों की पहचान की जाए, उनके नामों को रखा जाए, और जो अवैध प्रवासी है उनको चिन्हित को करके अलग कर देश से दिया। बाहर भेजने का अलग कर दिया जाए। अब चूंकि ये भारत के सब राज्यों में नहीं लागू है, भारत के सिर्फ एक राज्य असम में ही अभी तक लागू है, और खास करके प्रावधान भी इसी कारण बनते हैं कि जो बॉर्डर स्टेट होंगे, क्योंकि प्रवासियों का चाहे अवैध रूप से, वैध रूप से, और खासकर अवैध रूप से आने का वही रहा है जहां बॉर्डर स्टेट रहा है। और आज भी अगर कंसोलिडेटेड रूप से जो प्रवासी सबसे ज्यादा है, तो हम देखें तो बॉर्डर वो स्टेट बॉर्डर में, स्टेट में ही पंजाब की रहते हैं, बात कर ये ले, गुजरात अधिकतर की बात कर अधिकतर ले, बॉर्डर राजस्थान में स्टेट की बॉर्डर स्टेट, समस्या रहती बॉर्डर स्टेट नहीं है। अब जो अल्पसंख्यकों का जो विरोध है, वो तो संविधान को लेकर है, और उनके कहने पे भी है, बट जो एनआरसी की चर्चा हो, या एनआरसी को बार बार इसमें जोड़ा जा रहा है, तो जब देश का बंटवारा हुआ, तो बहुत सारे लोग असम के रहने वाले पूर्वोत्तर के पूर्वी पाकिस्तान में चले। अब चूंकि उनके खेत यहाँ थे असम में, उनके पुराने घर, पुश्तैनी घर यहाँ पे थे, और वो असम पूर्वी पाकिस्तान में अपने को जाना बेहतर समझे उस समय में। लेकिन वो लगातार आते जाते, वो अपना खेत देखने आते थे, वो अपने लोगों से मिलने आते थे, वो अपने घर में आते थे। कुछ दिनों के बाद, या उस दौर में, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगा कि नहीं, भारत ही बेहतर है, और यहाँ पे जीविका का साधन अच्छा है, चाहे जो भी उनको अच्छा लगा, तो वो आके रहने लगे। तो इससे बहुत सारे लोगों का आना जाना इधर हो गया, तो एक तरीके से सिस्टम बहुत गड़बड़ होने लगा, आबादी का सिस्टम बदलने लगा। तो इसके कारण ही 1951 में
एनआरसी को सबसे पहले लाया गया और असम में एनआरसी भी हुई, बट उसका रखरखाव लगातार उसे अपडेट करने वाली जो बात होती है वो नहीं। दूसरा पहलू जो अब के पहलू से ही आता है, उसमें आता है कि फिर जब 71 में लड़ाई, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की बात करें, जो जिसमें भारत को न फॉर्मेशन ऑफ चाहते हुए भी बांग्लादेश। जाना पड़ा, और बांग्ला मुक्ति संग्राम जिसको कहते हैं, उस दौर में जब लड़ाई हुई तो फिर लाखों करोड़ों लोग पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत में इंडिया आए आते। और असम में रह गए। और उसमें से लड़ाई खत्म होने के बाद बहुत सारे बहुत लोग वापस नहीं गए वहां की स्थिति में, वो यही हुए। इससे पूर्वोत्तर की डेमोग्राफी, खासकर असम की डेमोग्राफी बदलने लगी। जो असमीज लोग थे वो लोगों ने कहा कि हमारी अस्मिता पे संकट का सवाल खड़ा हो गया है, हमारी संस्कृति नहीं बचेगी, हमारे इतिहास हाँ, मतलब गड़बड़ असम का जाएगा, अपना हमारे अपना संसार में, अपना तो एक बहुत सारी चीजें होंगी। अपना, हाँ, तो अपना एक इसको इसको लेके सुगबुगाहट तभी से चल रही थी 80 के दशक में। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन एक संगठन होता है, विद्यार्थियों का संगठन जोड़ा जाता है। और देखिए, ये विद्यार्थियों का संगठन बाद में राजनीतिक दल बन गया और प्रफुल्ल महंता पहले सबसे कम उनके मुख्यमंत्री बने थे असम। तो 80 के दशक में विशेष करके बंगाली हिंदुओं, और चाहे जो मुस्लिम बाहर से आए हों या बंगाली आए हों, हिंदू आए हों, सबको असम से हटाने के लिए कि ये हमारी अस्मिता संकट में हो रही है, इसको हटाने के लिए एक आंदोलन शुरू करते हैं। और 1985 में जब 6 साल ये आंदोलन चलता है, तो 85 में केंद्र सरकार के साथ एक पैक्ट होता है, हाँ, जिसे असम आसाम एक्ट आसाम अपन पैक्ट, समझते आसाम पैक्ट हैं। हाँ, प्रफुल्ल महंता और ये राजीव ये गांधी की सरकार के बीच में हुआ था। ये राजीव गांधी की सरकार थी। अब इसमें उस अकॉर्ड में एक चीज तय होती है कि आपको क्या कहते हैं वो, जितने भी लोग 25 मार्च 1971 के पहले और उस दिन तक जितने भी लोग आए हैं, और उसके बाद जितने भी लोग असम में आए हैं, उनको चिन्हित किया जाए और उनको असम से बाहर किया जाए। इसमें एक चीज और हुआ कि 1961 से 1971 के बीच जो लोग आए, इसी असम अकॉर्ड की बात, उनको उनको नागरिकता दी जाए, उनको एनआरसी में दाखिल किया जाए, बट शामिल उनको किया वोटिंग का अधिकार नहीं, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाएगा 61 से 71 तक। और 71 के बाद जितने सारे लोग आए उनको बाहर। अब उसके बाद ये चर्चाएं चलती रही, तो जब यूपीए की सरकार थी 2005 में, तो ये चर्चाएं हुई कि अच्छा ठीक है, एनआरसी को एक बार दोबारा से अपडेट किया जाए, ताकि असम के लोगों का मांग भी रहा, लंबे समय से चलता रहा। जैसे ये चर्चाएं हुई तो इसके विरोध भी उतने ही शुरू हो गए। विरोध होते तो कोर्ट में मामला पहुंच गया, और कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद सुप्रीम में एनआरसी की शुरुआत हुई, दूसरी बार असम में शुरुआत। और इसके रिजल्ट आए 2019। और जब ये रिजल्ट आया तो वहां करीब 20 लाख से ज्यादा लोग का एनआरसी के रजिस्टर में नाम नहीं, और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। अब उनका ये कहना था कि हमने तो सब कुछ दिया था लेकिन नहीं हुआ, और इसके कारण इस पे बहुत हल्ला हंगामा हुआ, तो इसको एक तरीके से अभी लागू नहीं किया गया। बट इसी बीच में सीएए का ये एक पहलू हुआ। और इन अब असमीज लोगों का पहलू भी इसमें आ जाता है। ये बड़ा गौर करने की बात है कि इसमें असम में जो इसके विरोध हो रहे हैं वो दो तरीके से हो रहा है, दो लोग कर रहे हैं। ये मुस्लिम लोग जिनका एनआरसी में नाम नहीं शामिल है और जो सीए से बाहर हो गए हैं, वो तो विरोध कर रहे हैं। असमी लोगों का विरोध अलग है, वो कहते हैं कि इससे असम एकॉर्ड का उल्लंघन हो रहा है। हाँ, और उसमें उसके बाद यानी कि 71 के बाद आया हुआ 2014 से पहले के सारे लोगों का, मतलब गैर मुस्लिमों का, सब लोगों का यहाँ पे 2001, नागरिकता मिल जाएगी, तो उन्नीस सौ सब लोग पचासी इसी में रहेंगे। 1985 वाले हाँ, समय, 1985 वाले हाँ, असम हाँ, अकॉर्ड उन्नीस सौ की बात। पचास हाँ, 1985। अब वो कह रहे हैं कि अब ये जब इतने सारे लोग रहेंगे तो इससे तो हमारी संस्कृति, सभ्यता, असमीज इतिहास, जनजातीय स्थिति, इससे तो खत्म हो जाएगी। जब ये सरकार इस मामले में कह रही है कि अच्छा नहीं, जो जनजातीय ट्राइब्स हैं, 6 शेड्यूल्ड के जो कुछ इलाके हैं, उनमें ये नहीं लागू होगा। इस बीच में वो सारे, वो जितने भी व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनको बता देना चाहता हूँ कि ऋतु जो है वो इसके बारे में पूरी एक रिपोर्ट जो है 2-3 दिन के अंदर इसी वेबसाइट पे डाल देंगे। तो आप लोग जितनी भी हमारा ये डिस्कशन हो रहा है, इस पे, इसके बारे में पूरी एक कंसाइज रिपोर्ट जो है ऋतु डालेंगे, और आप जो है ना उसको देख लीजिएगा। तो ऋतु, अब जो मेरा दूसरा सवाल है, जो जो कि थोड़ा सा पॉलिटिकली सेंसिटिव सवाल है, ये कि यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं कि जो सेंटर है, ये सेंटर का वो सब्जेक्ट था कि इस पे कानून बनाए।
ठीक है, नागरिकता के ऊपर कानून बनाए। लेकिन अब यहाँ पे आ रहा है कि ये पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे राज्य, कुछ कुछ एक राज्य हैं, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, केरल हो गया, दे आर सेइंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। हाउ इज हम्म। इट पॉसिबल कि नागरिकता जैसा एक सेंटर का इशू, जिसे कि सेंटर बना सकता है, एंड these states are refusing to implement the law? How is it possible and how is it feasible? बहुत अच्छी और मौजू बात है सर। और जहां तक ये इससे राज्यों के विचारों को लेकर और जिस तरीके की बात करें, संविधान की बात है, तो राज्य केंद्र की बातों को मानने के लिए एक तरह से बाध्य है। संघवाद की हमारी जो संकल्पना है वो यही है कि हमने हमने आर्टिकल 246 के तहत संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया कि क्या स्टेट सूची में रहेगा, क्या राज्य सूची में रहेगा, सोच में क्या 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 कंकरेंट या बात है। समवर्ती सूची में रहेगा। इस तरीके के विषय है कि इस पर केंद्र बनाएंगे, इस पर बनाएंगे। तो नागरिकता की जहां तक बात है, वो शुद्ध रूप से पूरी तरीके से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। हाँ, और जो विषय संघ सूची में आता है उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र को है। केंद्र को है। और नागरिकता पर संविधान के अनुच्छेद 11 सरकार को, केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार देता है और राज्यों को इसे लागू करना होता है। जैसे केंद्र सूची में 100 विषय है आज के डेट में, तो उन 100 पे सर्वोपरि होगा। राज्य सूची में जो विषय हैं आज के डेट में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, तो चल ये पे बना सकते हैं। बट किसी भी सूची में बनाने के बाद अगर कोई टकराहट होती है, तो आज तक की जो परिपाटी रही है उसमें से राज्यों का ऊपर केंद्र का ही चलन रहा है। संघ सूची को छोड़ के भी बात करें तो अब क्या कि इसमें राज्य को संघ के किसी कानून पर अगर आपत्ति होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। उसके पास एक ऑप्शन ये बचता है, उसे नहीं लागू करने का और सिरे से नकारने का अभी तक संविधान तक कोई प्रावधान नहीं है और कोई प्रोविजन नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर का संकल्पना है, जो हम कहते हैं कि इंडिया सेल यूनियन ऑफ स्टेट, उस पर एक तरीके से टकराव बढ़ेगी और उसकी बुनियाद को चोट पहुंचेगी। हम इस डिस्कशन को हम ज्यादा पॉलिटिकल भी नहीं करना चाहते थे, हम बस ये कहना चाहते थे हाँ कि हाँ, मैं एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली, हम इसके ये लिए था जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हम्म, थे कि ये संविधान की कसौटी पर कैसा है, हम इसके इतिहास हम्म, के बारे में जानना चाहते थे। एंड तू तू जैसा हम्म, बताता है भाई, ये कि हम्म, मतलब जैसे जैसे एक ही चीजें जैसे तुमने बताई कि कहाँ से शुरू हुआ ये सिलसिला, 1950 के दशक से शुरू हुआ और 2019 तक आया, फिर उसके सारे प्रकर्षण हुए। एज आई टोल्ड यू कि ऋतु जो है वो बिल्कुल ज्ञान का भंडार है, इनको छेद करने की जरूरत है, फिर देख बता रहे हैं कैसे बहने लगते हैं। तो नहीं आई है। थिंक ये एकदम एग्जैक्टली वैसे ही रहा। और ये डिस्कशन कितना मतलब मुझे तो बहुत मजा आता है ऋतु से बात करके। और आई एम श्योर आपको भी मजा आया होगा पूरा सुन के। एंड मैं फिर बताना चाहूंगा कि ऋतु जो है ये पूरे सीए के ऊपर एक पूरा एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, और जल्दी ही ये रिपोर्ट आपको दिख जाएगी। एंड आई एम श्योर यू आर बेनिफिट फ्रॉम दिस रिपोर्ट, एंड होपफुली फ्रॉम दिस डिस्कशन और दिस चैट ऑल्सो। एंड ऋतु, बहुत अच्छा लगा तुमसे ये गुफ्तगू करके अपनी चैट से, और बहुत मजा आया। एंड होपफुली हम लोग जो है ना और भी ये सेशन करेंगे, ठीक है। तो चलो, सर गुड बाय एंड मैं सी यू कहूँ सून। कि बीइंग ए सीनियर, मैं सब लोगों को कहना चाहूंगा, बीइंग ए सीनियर ऑफिस में तो जो सीखने को और जो चीजें उसके अपार्ट फ्रॉम द ऑफिस और व्यक्तिगत भी सीखने को मिली, बट इस तरीके के डिस्कशन की शुरुआत, ये बीज डालना भी अमित सर का ही ये विचार है। और हम जानते हैं कि हम कितने मोटिवेट हुए हैं चीजों को लेके कि आगे हम लगता है कि हम फिर कब जल्दी से एक और टॉपिक लेकर आए और अमिताभ के साथ चर्चाएं हो छोटी छोटी चीजों को, जैसे आपने पूछा जाके मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा चीजों की जानकारी प्राप्त होगी। और हम खुद ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि अमित सर के साथ फिर से मुझे सीखने समझने का एक मौका मिलता रहेगा। बहुत ही अच्छा लगा सर। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके इसी तरीके के गाइडेंस में बहुत सारी चीजें हम लोग बताते रहेंगे अपने। गाइडेंस तो तुम दे रहे हो। ओके ओके ओके, सी यू एंड सी यू सून, बाय बाय। थैंक यू सर।